तो जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे अपने चैनल पे। शुरू करते हैं आज की इस कक्षा को। पिछले क्लास में हमने आपको डेमोक्रेसी और उसके कुछ फंडामेंटल बातों के बारे में बताया था। मैंने बताया था कि गवर्नमेंट कैसे चलती है, मैंने बताया था कि व्यवस्थाएं कैसे बनती हैं। आज हम आपको बताएंगे क्लास 10th में पढ़े जाने वाले दूसरे सब्जेक्ट के बारे में, दूसरे चैप्टर के बारे में, जिसका नाम फेडरलिज्म है। बहुत डिमांड थी इस चैप्टर को पढ़ने की, इस चैप्टर के बारे में आपको जानने की बहुत उत्सुकता थी। सो मैंने लेकर के पहले ही सेकंड चैप्टर से शुरुआत करी है। लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूं, मैं समय बीतने के साथ साथ आपको अगले पहले चैप्टर की भी पूरी व्यवस्था उपलब्ध कराऊंगा। आपको परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। तो शुरू करते हैं, फेडरलिज्म क्या होता है। फेडरलिज्म के बारे में एक बहुत ही बेसिक सी बात है जो मैं आपको बताना चाहता हूं कि फेडरलिज्म इज अ टाइप ऑफ गवर्नमेंट या ये सिस्टम ऑफ अ गवर्नमेंट जिसमें हम पावर को ना डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। यानी पावर को कंसंट्रेट करने के बजाय हम पावर को शिफ्ट कर देते हैं। अगर मैं मान के चलिए कि अगर मेरे पास एक कोई सिस्टम है, एक कोई व्यवस्था है, एक कोई सोसाइटी है, इस सोसाइटी के अंदर ना सारे के सारे जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स है, अगर मैं किसी एक पर्सन को दे देता हूं, मान के चलिए वो पर्सन मैं खुद ही क्यों ना हो, तो ये बहुत संभावनाएं रहेंगी कि इस सिस्टम को चलाने वाला जो सारा पावर अगर मेरे नाम पे कंसंट्रेटेड रहेगा, तो मैं कहीं ना कहीं एक समय के बाद डिक्टेट करना शुरू कर दूंगा। यानी एक समय के बाद मेरे अंदर वो जो फीलिंग्स है, वो जो थॉट्स है, जो सोसाइटी को रूल करने की या सोसाइटी को लेके चलने की होगी, वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। और कहीं ना कहीं मैं पूरी तरह से इस बात पर निर्भर हो जाऊंगा या इस बात पे ज्यादा ध्यान केंद्रित करने लगूंगा कि मैं क्या ऐसा करूं जिससे मेरा पावर सबसे ज्यादा हाई हो जाए। मैं ऐसा क्या करूं जिससे मेरी जो मेरा पूजा है, मेरी जो ऑरा है, मेरा जो वाइब है, मेरा जो परसेप्शन है, पावर शोइंग है, वो बहुत बढ़ जाए। और सोसाइटी के अंदर हम ऐसा क्रूअलिज्म कभी नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि सोसाइटी के अंदर ना किसी की बहुत ज्यादा पूजा होने लगे, ना किसी का पावर बहुत हाई हो जाए, और ना ही कोई ऐसा आदमी है जिसकी कोई जिसको उपेक्षा कर दिया जाए, जिसको हटा दिया जाए, जिसको सोसाइटी में कोई वैल्यू ही ना। इस बात से बचने के लिए इस कॉन्सेप्ट को हमारी डेमोक्रेसी में एक्सेप्ट किया गया है। ये जो कॉन्सेप्ट है फेडरलिज्म, इसमें बेसिकली क्या करते हैं कि सोसाइटी के अंदर रहने वाले सारे लोगों के बीच के जो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स होते हैं उससे हम कई लेवल में शिफ्ट कर देते हैं। ये जरूरी नहीं है कि दो ही लेवल में शिफ्ट होगा पावर, लेकिन हाँ ये संभव है कि पावर को हम अलग अलग जगहों पे सेंट्रीफ्यूगेट कर देते हैं, यानी अलग अलग डिवाइड कर देते हैं। इससे क्या होता है कि सोसाइटी के अंदर जब पावर एक जगह पे नहीं होती है तो हमारा सोसाइटी जो है ना बहुत ही इवनली और बहुत ही कामली जो है वो रेगुलेट कर पाता है, और किसी भी बीच को, किसी भी बात को लेकर के, किसी भी डिसीजन को लेकर के कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं रहता। तो आइए शुरू करते हैं इस फेडरलिज्म के बारे में, कुछ फीचर्स के बारे में कि ऐसी कौन कौन सी फीचर्स होती हैं जो फेडरलिज्म को यूनिक बनाती हैं। मैंने पहले ही बताया कि इसमें हम अपने गवर्नमेंट के पावर को 2 और मोर लेवल पे हम इसे डिवाइड कर देते हैं। डिवाइड कर देने का मतलब हम उससे पार्ट कट कर देते हैं, उससे बांट देते हैं, जिससे क्या होता है कि पावर, कुछ हिस्सा पावर का एक आदमी के पास होता है और हिस्से का कुछ पावर जो होता है वो दूसरे के पास होता है। फिर दोनों अपने अपने हिस्से के पावर को यूज करके सोसाइटी के अंदर वेलफेयर्स लाते हैं, सोसाइटी को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं और सोसाइटी के अंदर ग्रोथ करने का, डेवलपमेंट करने की ट्राई करते हैं। तो दूसरी बात जो है ना कि इसके फीचर्स क्या क्या है, यानी इसके फीचर्स क्या क्या है उसके बारे में ध्यान देने बहुत जरूरी है। सबसे पहली बात कि फेडरलिज्म का जो फीचर होता है वो ये होता है कि फेडरलिज्म के अंदर कम से कम 2 टायर्स ऑफ गवर्नमेंट होती है, कम से कम 2 टायर्स, और उससे ज्यादा भी हो सकती है। यानी समझने वाली बात यह है कि इसके अंदर, फेडरलिज्म के अंदर, हम पावर को 2 पार्ट में कम से कम तो डिवाइड करते ही हैं, लेकिन उससे ज्यादा भी पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम इंडिया के अंदर ना वो जो 2 टायर्स बनाते हैं उसमें सबसे पहला लेवल जो होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है। कौन सा गवर्नमेंट का होता है बच्चों? सेंट्रल गवर्नमेंट का। और दूसरा जो होता है वो होता है स्टेट गवर्नमेंट का। और आपको मैं बताऊं एक नई बात, इन दोनों लेवल के बाद भी इंडिया के अंदर एक तीसरी लेयर भी होती है, एक तीसरा लेवल भी होता है जिसका नाम होता है म्युनिसिपल लेवल या फिर पंचायत लेवल। यानी कि इंडिया में सारे के सारे एडमिनिस्ट्रेटिव पावर किसी एक डेजिग्नेशन को नहीं जाता है, किसी एक डेजिग्नेशन को बिलोंग नहीं करता है, बल्कि सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट, इन तीनों बॉडीज के बीच में डिवाइडेड रहता है। और इन तीनों का टारगेट जो होता है ना वो इंडियंस को ही सर्व करना होता है।
मजे की बात यह है कि ये दूसरे दूसरे सिटीजन्स को सर्व नहीं करते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट भी इंडियंस को सर्व करती है, स्टेट गवर्नमेंट भी इंडियन को सर्व करती है, और म्युनिसिपल गवर्नमेंट भी सिटीजन्स को यानी इंडियन सिटीजन को सर्व करती है। मजे की बात तो इसमें यह है कि इनमें लेवल्स अलग अलग हैं, इनके पावर अलग अलग है, लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं है कि इनमें से कोई ऐसी भी गवर्नमेंट बॉडी होगी जो किसी दूसरे सिटीजन्स को यानी कि पाकिस्तान के सिटीजन्स को, अफगानिस्तान के सिटीजन को सर्व करने लगेगी। बिल्कुल नहीं। ये ठीक ऐसा ही है जैसे किसी स्कूल के अंदर अलग अलग पावर्स होते हैं। जैसे प्रिंसिपल सर के रोल्स अलग हैं, टीचर्स के रोल्स अलग होते हैं, उसके अंदर जो 4th ग्रेड स्टाफ होते हैं उनके रोल्स अलग होते हैं, स्टूडेंट्स के रोल्स अलग होते हैं, और सबके पास कुछ यूनिक पावर्स होते हैं। उस पावर को एग्जीक्यूट करने के बाद फायदा यह होता है कि हर आदमी उस व्यवस्था को अपना समझता है और हर आदमी अपने हिसाब से उसका डेवलपमेंट, उसका ग्रोथ कंसिडर करने में हेल्प करता है। पहली फीचर तो आपको ये ध्यान में रहेगी कि इसके फेडरलिज्म के अंदर जो सबसे पहली बात होती है कि हम गवर्नमेंट की पावर को शिफ्ट कर देते हैं बिटवीन 2 टायर्स और मोर देन ऑफ दैट। इससे ज्यादा भी हो सकता है लेकिन कम से कम 2 होना ही चाहिए। पहली फीचर ये होती है। दूसरी फीचर ये होती है कि हर टायर का यानी फॉर एवरी टायर देयर इज स्पेशल प्रोविजन एट देयर जुडिशियल लेवल, यानी कि इनके पास इनको कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी मिली होती है। कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी का मतलब होता है कि इनको कॉन्स्टिट्यूशनली ये राइट मिला होता है। जैसे एक बात समझो, अगर मैं आज आपसे कोई प्रॉमिस कर देता हूं तो मैं ये प्रॉमिस पूरा करूंगा या पूरा नहीं करूंगा, इस बात की क्या गारंटी है? लेकिन मैं अगर इसी बात को रिटन फॉर्म में अगर मैं आपको दे देता हूं, अगर मैं उसको एक लीगल फॉर्मेट में आपको प्रोवाइड कर देता हूं, अगर मैं इसे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के फॉर्म में प्रोवाइड कर देता हूं, तो मेरा मन करे ना करे, मैं चाहूं ना चाहूं, मेरी इच्छा हो या ना हो, लेकिन मुझे आपको वो फैसिलिटी फैसिलिटेट करनी ही पड़ेगी। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट को, म्युनिसिपल गवर्नमेंट को, सबको कानून की तरफ से, कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ से ये प्रोविजंस है कि आप किस अमेंडमेंट के थ्रू, आप किस आर्टिकल के थ्रू, किस पैटर्न के थ्रू आप अपनी सर्विस प्रोवाइड करेंगे। अब मेरी बात समझ पा रहे हैं? यानी कि सबको कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी भी मिली होती है, और वो कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी सेपरेटेड होता है। यानी ऐसा नहीं है कि सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के किसी फंक्शन को, किसी फैसिलिटी को चैलेंज कर रही है, इंटरप्ट कर रही है, उसे परेशान कर रही है, उसे रोक रही है। आपने अक्सर देखा होगा आपके क्लासरूम में जो मॉनिटर्स होते हैं, जैसे कि फर्स्ट मॉनिटर जिसे कैप्टन भी कहते हैं, और जो सेकंड मॉनिटर होता है, अक्सर कॉन्फ्लिक्ट होते हैं। अक्सर ये विवाद होता रहता है कि कभी ऐसा लगता है कि फर्स्ट मॉनिटर पार्शियलिटी कर रहा है, सेकंड मॉनिटर के बीच में पार्शियलिटी को लेकर के कोई कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। लेकिन मजे की बात बताएं, मजे की बात यह है कि हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और म्युनिसिपल गवर्नमेंट के बीच में जो कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी है आई एम रियली वेरी सॉरी, जो कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी है, उस गारंटी के थ्रू वो एक दूसरे को इंटरप्ट, परेशान, ब्लॉकेज नहीं कर सकते। ऐसा करने से फायदा क्या होता है आपको पता है? मान के चलिए कि अगर सेंटर के अंदर बीजेपी गवर्नमेंट है और स्टेट के अंदर कांग्रेस गवर्नमेंट है, जैसे कि हिमाचल प्रदेश में अभी कांग्रेस की बॉडी फंक्शन कर रही है, वहां पे गवर्नमेंट फॉर्म की है, और रियल में अभी जो मैं वीडियो शूट कर रहा हूं इस ईयर में बीजेपी अभी सेंट्रल गवर्नमेंट को लीड कर रही है। अगर दोनों को कॉन्स्टिट्यूशनली प्रोविजन नहीं होता, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन उन्हें गारंटी नहीं देता, तो ये बड़ी संभावना, प्रबल संभावना थी कि सेंट्रल गवर्नमेंट कभी नहीं चाहती कि स्टेट गवर्नमेंट कुछ अच्छा करे, और स्टेट गवर्नमेंट कभी नहीं चाहती कि सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ अच्छा करे। मेरी बात आप समझ पा रहे हैं? यानी कि ये दोनों स्टेट और सेंटर लेवल पे जो पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं वो आपस में ही लड़ करके क्या करते हैं कि जो बेनिफिट्स हैं, जो फैसिलिटी हैं, जो कॉमन मैन को मिलनी चाहिए, वो फैसिलिटी प्रोवाइड ही नहीं करते, और उस फैसिलिटी को प्राप्त करने के लिए हमारे जो इंडियन सिटीजन है उन्हें लंबा वेट करना पड़ता है। सोचिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर कितने ग्रेट थे, उन्होंने कितनी बारीकियों को, कितनी सूक्ष्मताओं को पकड़ा है कि कहां कहां कंट्रोवर्सी हो सकती है उन सबका रेमेडी निकाल के रखा।
चलिए तो आगे बढ़ते हैं। तो पहली बात तो आपने ये समझ गया कि भैया हमारे जो फेडरल गवर्नमेंट होती है उसके अंदर हम अपने पावर को दो, कम से कम 2 या उससे ज्यादा पार्ट में शिफ्ट कर देते हैं। दूसरा, कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी दे देते हैं। तीसरी बात कि उनके पास सेपरेट जुडिक्शन होता है। सेपरेट जुडिक्शन का मतलब होता है कि सारी की सारी जो गवर्नमेंट्स होती हैं वो अपने हिसाब से अपने लेवल की जितनी लीगल अथॉरिटीज होती हैं उसके कंसर्न में रहती हैं और उस सारी लीगल अथॉरिटीज उन्हें प्रोविजंस अलाउ करते हैं ताकि वो फंक्शनिंग बॉडी के तौर पे फंक्शन कर सके। मेरी बात आप समझ पा रहे हैं। जो तीसरी बात है वो ये है कि इन तीनों के बीच में, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और म्युनिसिपल गवर्नमेंट या फिर कह सकते हैं लोकल गवर्नमेंट, इन तीनों के बीच में तो आपस में इंटरफेरेंस पॉसिबल नहीं है। लेकिन मान के चलो कि अगर स्टेट गवर्नमेंट कोई उल्टा सीधा काम करने लगे तो, मान के चलो कि सेंट्रल गवर्नमेंट कोई उल्टा सीधा काम करने लगे तो, वही बात अगर मैं लोकल बॉडी के साथ भी बोलूं तो, अगर इन्हें इनके बीच में इंटरप्ट करने वाला कोई ना होगा तो फिर तो मैं फ्री हूं। अगर मुझे मेरे स्कूल के अंदर, मुझे मेरे कॉलेज के अंदर, मुझे मेरे कोचिंग के अंदर अगर कोई ये बताने वाला ना हो, मुझे कोई रोकने वाला ना हो कि मेरी गलती क्या है, मुझे सब मैं सही क्या कर रहा हूं, गलत क्या कर रहा हूं, अगर मुझे रोकने टोकने वाला कोई ना मिले तो ये प्रबल संभावनाएं हैं कि मैं कई सारी गलतियां कर बैठूंगा और कई ऐसी ऐसी गलतियां करूंगा जिसका समाज में बहुत दुष्प्रभाव पड़ेगा। तो इसलिए कि कोई भी गवर्नमेंट अपने लेवल पे बहुत फ्री ना हो जाए, बहुत ज्यादा अपने लेवल को इंडिपेंडेंट ना बना ले, बहुत ज्यादा वो अपने आप को डिक्टेट ना करने लगे, इसलिए इनके बीच में इनको रेगुलेट करने के लिए, इनको कंट्रोल करने के लिए उनके कोर्ट का इंटरफेयर अलाउ होता है। किसका इंटरफेयर अलाउ होता है? कोर्ट का इंटरफेयर अलाउ होता है। अब मेरी बात समझ पा रहे हैं? यानी कोर्ट जो होता है वो इंटरप्ट कर सकता है, इंटरफेरेंस कर सकता है इन सभी के बीच में, इन सभी के एक्शंस के बीच में। मैं आपको बहुत ताजा एग्जांपल देता हूं। अभी अभी बिहार के अंदर बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन ने विगत जो 70 बीपीएससी के जो एग्जाम्स थी, उस एग्जाम्स के अंदर उसके ऊपर कुछ एलिगेशंस लगे थे। उसके ऊपर एलिगेशंस थे जैसे कि पेपर लीक्स को लेकर के या पेपर के क्वेश्चन सेट करने को लेकर के, इसके ऊपर कुछ उसके ऊपर एलिगेशंस आए थे। आपको पता है बीपीएससी ने हाई कोर्ट के अंदर इस पूरे मैटर को हाई कोर्ट के थ्रू इजिली कन्वे करा लिया, पास करा लिया, इजिली उसे फीड कर लिया। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट इन सारी चीजों को देख रहा था तो वो देखते देखते इंटरफियर करना शुरू किया। उसने बताया कि भैया बीपीएससी, भैया स्टेट गवर्नमेंट, आप लोग यहां पे इक्वेलिटी का फंडामेंटल राइट जो है हमारा, उससे ब्रेक कर रहे हैं। और उसने इंटरफेयर कर लिया, उसने सारे मैटर को अपने पास बुला लिया। मामला अभी कोर्ट के अंदर है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का ये इंटरफेयर इस बात का बहुत अच्छा एग्जांपल है कि अगर स्टेट के अंदर, सेंटर के अंदर कोई गड़बड़ी होती है तो तुरंत कौन चला आता है? हमारा माननीय न्यायालय चला आता है। अब मेरी बात समझ पा रहे हैं? अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इस सभी के साथ साथ मैंने पहली बात आपको बताई कि इनके लेवल शिफ्ट होते हैं। जो मैंने दूसरी बात बताई वो ये बताई कि इसके अंदर स्पेशल कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी होती है। जो मैंने तीसरी बात वो बताई कि जुडिक्शन, स्पेशल जुडिक्शन प्रोविजंस अलाउ होता है। तीसरी बात जो मैं बताया, वो चौथी बात जो मैंने बताया वो ये बताया कि कोर्ट इंटरफेयर कर सकता है। तीसरी बात, चौथी बात के बाद मैं पांचवी बात बता रहा हूं कि इन सभी के पास अपना इनकम जनरेट करने की एक फ्रीडम होती है। इनकम जनरेट करने की फ्रीडम होती है मतलब हर स्टेट अपने आप के लिए ये इंडिपेंडेंट होता है कि वो किस तरह का रेवेन्यू कलेक्ट करना चाहता है। आपको मैं एक बात बताऊं, गुजरात के अंदर, बिहार के अंदर और ऐसे बहुत सारे स्टेट्स हैं जहां पे वाइन यानी अल्कोहल यानी लिकर का प्रोडक्शन या लिकर का यूज जो है पूरी तरह से बैन है। यहां पे लीकर इंडस्ट्री काम नहीं करती है। यहां पे लीकर यानी वाइन यानी अल्कोहल का इंडस्ट्री पूरी तरह से ठप पड़ी हुई है। लेकिन बहुत सारे ऐसे स्टेट भी हैं जहां पे ये लीकर बिजनेस आराम से रन कर रहा है। यानी कि बिहार को इस बात की इंडिपेंडेंसी है, वो जो तरीके से, जिस भी पैटर्न से, जिस भी चीज को ट्रेड करना चाहता है, जो भी बिजनेस करना चाहता है, जिस तरीके से रेवेन्यू कलेक्ट करना चाहता है, जैसा टैक्सेशन करना चाहता है, उस बात के लिए वो इंडिपेंडेंट है।
और आपको मैं ये भी बता दूं कि सेंट्रल गवर्नमेंट भी पूरी तरह से फ्री है। अभी अभी हमारे इंडिया में और पाकिस्तान को लेकर के कॉन्फ्लिक्ट हो रखा है, बहुत तगड़ा झगड़ा चल रहा है, और मैं इस चीज में अपने इंडियन आर्मी को सच सच नमन करता हूं कि उनकी मेहनत की वजह से, उनके डेडिकेशन की वजह से, उनके त्याग की वजह से, उनके एफर्ट की वजह से हम बहुत कामली एंजॉय कर रहे हैं अपने आप की, अपने लाइफ की, बिना किसी परवाह किए वो बेचारे हमारे लिए, हमें देश के लिए, अपने इस कंट्री के लिए सर्व कर रहे हैं। मैं सैल्यूट करता हूं। लेकिन आपने सोचा जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने डील करी है S-400 मिसाइल की, डिफेंस सिस्टम की मिसाइल की, सॉरी, S-400 मिसाइल की जो उन्होंने डिफेंस सर्विस को उन्होंने डील करा हुआ है, इस चीज का डील कंफर्म करने वाली सेंट्रल गवर्नमेंट है। और इस बात से किसी भी स्टेट गवर्नमेंट को प्रॉब्लम नहीं है। यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट अपने हिसाब से रेवेन्यू खर्च सकती है, रेवेन्यू कलेक्ट कर सकती है, और स्टेट गवर्नमेंट भी इस बात के लिए पूरी तरह से इंडिपेंडेंट है कि वो जिस तरीके से इकट्ठा करना चाहे लीगल फॉर्मेट में उन चीजों को इकट्ठा कर सकती है। अब मैं आगे बढ़ता हूं, और आगे बढ़ते हुए मैं थोड़ा आपको एक और बात बताना चाहता हूं। लगभग मैंने हर बातों को एक्सप्लेन कर दिया है। अब मैं फीचर्स के बाद थोड़े ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर बात कर लेता हूं कि फेडरलिज्म की ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या होती है, फेडरलिज्म को एप्लीकेट करना क्यों जरूरी है और क्यों इसकी क्या क्या बेटरनेस है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखो, मैं ऐसे कह सकता हूं कि फेडरलिज्म जो है ना, फेडरलिज्म के बारे में इसकी जो ऑब्जेक्टिव्स है वो ऑब्जेक्टिव्स ये है कि फेडरलिज्म जो है इसके ऑब्जेक्टिव्स दो है, और बड़ी ध्यान से समझने वाली बात है। ये इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं टू सेफ गार्ड एंड टू कंटिन्यू द यूनिटी और टू मेंटेन द यूनिटी। मैंने सबसे पहले आपको डेफिनेशन बताया कि फेडरलिज्म क्या होता है, उसके बाद मैंने बताया फीचर्स क्या होते हैं। अब मैं बताने जा रहा हूं आपको कि इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं। देखो ना, फेडरलिज्म की सबसे अच्छी बात क्या है, हमारा भारत जो इतना बड़ा देश है, जिसके हर कुछ कदम चलने पर, कुछ किलोमीटर चलने पर यहाँ के सिविलाइजेशन, यहाँ का कल्चर, यहाँ का लैंग्वेज, यहाँ का खान पान, यहाँ का आहार व्यवहार, इन सभी में तरह तरह की डाइवर्सिटी मिलती है। इतनी डाइवर्स कंट्री को कलेक्टिवली रूल करना, एक साथ उसे चलाना और उसका ग्रोथ और डेवलपमेंट कंसिडर करना, यह अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज है। आप ऐसा क्यों नहीं समझते कि जब आप किसी शादी में, किसी फंक्शन में जाते हैं तो वहां पे बहुत सारे गेस्ट आए होते हैं, उन सभी गेस्ट में पर्टिकुलर आपका ट्रीटमेंट कैसा होगा, ये सोच के ही लगता है कि बहुत इज्जत नहीं मिल पाती है जब हमारे घर में बहुत सारे गेस्ट आते हैं। लेकिन अगर मैं किसी विवाह में, किसी फंक्शन में, जो हमारे अरेंजमेंट करने वाले लोग होते हैं, जो ऑर्गेनाइजर्स होते हैं, जो ऑर्गेनाइज करते हैं उस फंक्शन को, अगर उन्होंने इनवाइट करने टाइम या वेलकम करने टाइम अगर वेलकम करने वाले लोगों को डिवाइड कर दिया अलग अलग लेवल पे कि यंगस्टर्स को ये वेलकम करेंगे, ओल्डर एज वालों को ये वेलकम करेंगे, इनका वेलकम इस तरीके से होगा, इनका वेलकम इस तरीके से होगा, तो मुझे उम्मीद है हर व्यक्ति, हर पर्सनल आदमी जो है ये अपने आप को कनेक्टेड फील करेगा और अपने आप को शादी में मतलब वेलकम फील करेगा, वो लोनलीनेस फील नहीं होगी। यानी कि हमारे इस पूरे इंटायर इंडिया के अंदर, जहां पे हर जगह पे अपनी अपनी सिविलाइजेशन, अपना अपना कल्चर है, अपना अपना खान पान है, अपने अपने तौर तरीके हैं, इन सभी जगहों पे अपने अपने कल्चर को प्रमोट करने के लिए ये जो लेवल्स है ये बड़ा यूनिक रोल प्ले करते हैं। केरला का ट्रेडिशन, केरला के रिचुअल्स को केरला की लोकल बॉडी बहुत अच्छे से समझती है, और बिहार या कश्मीर के अंदर जो वहां की लोकल बॉडी है वो वहां के बारे में, वहां के लोकल ट्रेडिशन के बारे में बहुत अच्छे से समझती है। यानी कि अगर मैं ऐसा कहूं कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो मेन लीडिंग गवर्नमेंट होती है, उसके अलावा जो स्टेट गवर्नमेंट है वो इस स्टेट के ट्रेडिशंस को, रिचुअल्स को बहुत अच्छे से समझती है और एग्जीक्यूट कर पाती है, और लोकल बॉडी जो होती है वो पर्सनल टू पर्सन, यानी एक एक आदमी के ट्रेडिशन को, रिचुअल को, डाइवर्स को मेंटेन करने में और उसे एग्जीक्यूट करने में बहुत अच्छा रोल प्ले करती है। यानी फेडरलिज्म में हम जब पावर को शिफ्ट कर देते हैं
तो पावर जब शिफ्ट होता है तो शिफ्ट होकर के इतने छोटे लेवल तक पहुंच जाता है कि हर कॉमन मैन, हर आदमी, हर एक सिंगल पर्सन जो है अपने आप को गवर्नमेंट का पार्ट मानता है और अपने डेवलपमेंट के लिए अपने डिमांड्स रख पाता है, अपने आप को वो इनरोल कर पाता है अपने इस इंडिया के या किसी भी कंट्री के ग्रोथ के लिए। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? और सेफ गार्ड का मतलब होता है कि आप एक कंट्री को पूरी तरह से सेफली लीड कर पाते हैं, यानी उसके अंदर कंट्रोवर्सी, किसी तरह का झगड़ा, किसी तरह का विवाद होने की पॉसिबिलिटी बहुत हद तक कम हो जाती है। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? यकीनन है आप मेरी बात को समझ पा रहे होंगे। आज की क्लास की मैं आखिरी बिंदु की तरफ चलता हूं। ये चौथी चीज है और चौथी चीज के बाद मैं आपको कुछ अहम बातें बताने वाला हूं। ये आखिरी जो चीज है ना, इसमें मैं आपको बताने वाला हूं कि ये फेडरलिज्म के टाइप कितने होते हैं, यानी कितने टाइप की फेडरलिज्म हमारे पास अवेलेबल होती है। देखो ऑल ओवर वर्ल्ड में, सिर्फ मैं इंडिया की बात नहीं कर रहा हूं, आई टॉक अबाउट द एंटायर वर्ल्ड। इन एंटायर वर्ल्ड देयर इज टू टाइप ऑफ फेडरलिज्म। ध्यान से समझिएगा। पहला है कमिंग टुगेदर, और दूसरा है होल्डिंग टुगेदर। इन दोनों में बहुत फर्क है। कमिंग टुगेदर का मतलब होता है कि कोई यूं ही अपनी च्वाइस से, अपने मर्जी से, अपने मन से आकर के मेरे साथ जुड़ गया है। आप सच बताना, वैसे दोस्त जो आपकी मर्जी से नहीं या उनकी मर्जी से नहीं, आप यूं ही चल रहे थे और आपके साथ आकर के हो लिए, क्या आपसे उनकी घनिष्ठता बहुत हो पाती है क्या? हाँ, आपके अपने राय होते हैं, आप अपने तरीके से इंडिपेंडेंट होते हैं, वो दोस्त आपका, मित्र आपका ऐसे इंडिपेंडेंट होता है। ऐसी दोस्तियां अक्सर ट्रैवल करते टाइम हो जाती है। जब हम ट्रैवल करते हैं, किसी एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, ट्रेन और बसों में होते हैं, प्लेन्स के अंदर होते हैं, तो अक्सर ये घटना होती है कि हमारे साथ ट्रैवलर, जो हमारे को पैसेंजर्स होते हैं, उनसे हमारी एक बॉन्ड बन जाती है। लेकिन इसके अंदर ना, वो जो कहते हैं ना कनेक्शन ऑफ हार्ट, दिल से जुड़ाव जो होता है वो नहीं हो पाता, वो कनेक्शन नहीं बन पाता, वो बॉन्ड नहीं बन पाता। लेकिन इसके अंदर भी हम पावर को शिफ्ट करते हैं, इसके अंदर भी हम प्रायोरिटीज को कंसिडर करते हैं और वो डिफरेंट लेयर पे होता है। इसका मतलब ये कमिंग टुगेदर इज अ काइंड ऑफ फेडरलिज्म। और आपको मैं बताऊं ये कौन कौन सी कंट्रीज में इंप्लीमेंटेड है। ये यूएसए के अंदर इंप्लीमेंटेड है, ये ऑस्ट्रेलिया के अंदर इंप्लीमेंटेड है, ये स्विट्जरलैंड के अंदर इंप्लीमेंटेड है। और मैं आपको बताऊं ये होल्डिंग टुगेदर का मतलब क्या होता है। होल्डिंग टुगेदर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ फेडरलिज्म जिसके अंदर हम कंट्रीज और स्टेट को यूं ही साथ चलते चलते नहीं बुलाए होते हैं, बल्कि इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों एक साथ कंबाइन होते हैं। यानी ऐसी दोस्ती जिसमें मैं भी चाहता हूं दोस्त बनना और सामने वाला भी चाहता है दोस्त बनना, फिर हम लोग आकर के दोस्त बनते हैं। सोचिए ये दोस्ती कितनी खास होती है। आप जब भी स्कूलों में, कॉलेजेस में पढ़ते हैं तो आपको उस स्कूल के, उस क्लास के, उस सबसे अच्छे बच्चे से आपको बहुत मन करता है कि मैं उससे दोस्ती कर लूं, उससे बॉन्ड बना लूं। और सोचिए अगर ऐसा ही विचार सामने वाला का भी हो, यानी सामने वाला बच्चा भी आपसे उतना ही तरीके से, अच्छे तरीके से दोस्ती करना चाहता हो, तो क्या ही बात होगी ना। इसी चीज को ना होल्डिंग टुगेदर कहते हैं। और ये जो फेडरलिज्म है, ये इंडिया के अंदर, स्पेन के अंदर, बेल्जियम के अंदर, इन सभी कंट्रीज के अंदर दिस टाइप ऑफ फेडरलिज्म को एप्लीकेट करके रखा गया। मुझे उम्मीद है कि आप इन सभी पॉइंट्स को समझे होंगे। मैं आज आपको जाने से पहले एक छोटी सी बात बताना चाहता हूं। बात कुछ ऐसी है कि मैं जो भी क्लासेस ले रहा हूं, इस क्लासेस का मोटिव ये नहीं है कि मैं आपसे व्यूज कलेक्ट कर सकूं। इन क्लासेस का मोटिव ये बिल्कुल नहीं है कि मैं अपने चैनल को मोनेटाइज करके बहुत सारा पैसा छाप लूं और मैं अंबानी बन जाऊं। मुझे इन सभी चीजों की कोई इच्छा नहीं है, कोई अभिलाषा नहीं है, कोई आकांक्षा नहीं है। मैं दिल से आपको बताता हूं कि मेरा बहुत मन था कि मैं कुछ ऐसे सब्जेक्ट को पढ़ाऊं जिसका मैं छात्र रहा हूं, लेकिन उसकी डिग्रीज मेरे पास नहीं है और उस सब्जेक्ट को मेरे पढ़ाने का बहुत मन होता है। मैं बहुत चाहता हूं, अंतरात्मा से चाहता हूं कि कुछ ऐसे विषय जो मुझे बहुत ही आकर्षक लगते हैं,
मैं उन्हें आकर के किसी मीडियम से, किसी माध्यम से बच्चों को बताऊं, उसके बारे में मैं अपनी जानकारी साझा करूं। और यह बात भी सत्य है कि मैं पहली बार किसी ऑनलाइन माध्यम से जुड़ रहा हूं। तकनीकी रूप से मैं जो भी अभी दे पा रहा हूं मेरा 100% नहीं है। मैं अपने पूरी अनुभव का, अपनी पूरी क्षमता का मात्र 10% ही आपको दे पा रहा हूं। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता जाएगा वैसे वैसे मैं धीरे धीरे अनुभव प्राप्त करता रहूंगा, एक्सपीरियंस गेन करता रहूंगा, और धीरे धीरे मुझे और आपको इन वीडियोस के अंदर क्वालिटी बढ़ता हुआ नजर आएगा। आपके अंदर तरह तरह के प्रोग्रेस होते हुए नजर आएंगे, आपके अंदर पढ़ने की क्षमता, पढ़ने की मानसिकता बढ़ती हुई नजर आएगी। लेकिन समस्या इस बात की है कि अभी आपको धैर्य के साथ इन वीडियोस को देखना है। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि आप इन वीडियोस से लाभ कैसे लें, यानी क्या तरीका हो जिससे आपको इन वीडियोस से लाभ मिलेगा। आपको मेरी क्लास के अंदर ना आपको कोई नोट्स खोलने की जरूरत है, ना आपको किताब खोलने की जरूरत है, आपको कोई नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप कामली जैसे शॉर्ट्स देखते हैं उसी फॉर्मेट में मेरी पूरी वीडियो को देखिए, और जब आप मेरी पूरी वीडियो को देख लीजिए तब देखने के पश्चात आप उठिए और अपनी जो भी बेसिक बुक रखा है आपने, आपके स्कूल में जो भी किताबें फॉलो होती हैं उन किताबों को उठाइए और ध्यान से पढ़िए। मैंने जितना पढ़ाया है आपको उतनी ही बिंदुओं को पढ़ना है, उससे ज्यादा नहीं। आप जब उन बिंदुओं को, आप जब उन सारे टॉपिक्स को पढ़ेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि आप उन चीजों के बारे में बहुत कुछ पहले ही जान लिया है, और आपको बहुत सारी चीजें ऐसी भी लगेंगी जिन चीजों के बारे में आपने अभी तक नहीं जाना है। ऐसे करने पर आपके अंदर एक क्यूरियोसिटी डेवलप होगी, आपके अंदर एक एक्साइटमेंट डेवलप होगी, आपके अंदर एक ऐसी चाहत डेवलप होगी कि हमें और भी कुछ सीखना है, इस टॉपिक में ये एंड नहीं है। मैं आज के टाइम पे देखता हूं बच्चे इतनी अच्छी अच्छी नोट्स बनाते हैं, इतने कलरफुल पेन यूज करते हैं उसके अंदर, कि मैं हमेशा सोचता हूं कि मैं जब बचपन में था, छात्र जीवन में था, तो ऐसा क्यों नहीं कर पाया, इतना सुंदर नोट्स क्यों नहीं बना मुझसे। लेकिन यकीन मानो मेरे दोस्तों, आपके नोट्स की लिखी हुई बातें आपके दिमाग की पटल तक कभी पहुंच नहीं पाती है, और मैं इसी बात से बहुत नफरत करता हूं। मैं चाहता हूं कि आपने जो भी नोट्स में लिखा है वो आपके दिमाग में रहे, वो आपकी कॉपी भस तक बर तक ना रह जाए। इसलिए पहले आप मेरी वीडियोस देखिए, वीडियोस देखने के बाद आप किताब पढ़िए, और किताब पढ़ने के बाद, मेरी वीडियोस देखने के बाद जो है आप इसके नोट्स बनाइए, जो कि सेल्फ मेड होने चाहिए, किसी भी आप ऑनलाइन मीडियम्स के थ्रू ना बनाइए। इतना स्मार्ट बनने की जरूरत नहीं है कि आप चैट जीपीटी को यूज कर लें, आप एआई के वर्जन्स यूज कर लें और आप उससे अपने नोट्स बनवा लें। कुछ काम आपको खुद करना पड़ता है। जब तक बेस नहीं बनता है ना, तब तक कोई भी चीज का स्ट्रक्चर बनाना और उसकी मजबूती के बारे में दावा कर पाना बहुत ही मुश्किल होता है। तो दोस्तों, पहली बात आपने ये सीख लिया। दूसरी बात, आज के टाइम पे इंडिया के अंदर पाकिस्तान को लेकर के बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, बहुत सारे विवाद हो रखे हैं। आपको कोशिश करना है कि आपको किन्हीं भी अफवाहों पे ध्यान नहीं रखना है, अपने देश को, अपने कंट्री को, अपने आर्म्ड फोर्सेस को सपोर्ट करना है। और सपोर्ट स्टेटस लगा के बिल्कुल भी नहीं होगा। सपोर्ट होगा आपके अंदर की नेशनैलिटी को, अपने नेशनलिज्म को, अपने नेशनल गट्स को हमेशा हाई पे रखना है, और कभी भी अपनी कंट्री के ऊपर डाउट्स नहीं करना है। मैं बहुत चाहता हूं कि आपको इन सभी चीजों के बारे में भी बताऊं जो आज के टाइम पे चल रहा है, और इतनी सारे झूठ बाजार में जो फैले हुए हैं उससे आपको रोकूं और समझा सकूं कि रियल में क्या होता है, कैसी चीजें होती हैं, डिप्लोमेसी क्या होती है, डिफेंस क्या होता है। लेकिन समय खत्म नहीं हो रहा है, मैं आगे भी इन चीजों के बारे में बातचीत करूंगा, लेकिन आज के लिए वीडियो को बहुत लंबा नहीं करते हुए आपको यहीं पे मैं विदा करना चाहूंगा। हाँ, मैं जाने से पहले आपको एक और भी काम की चीज बता दूं। मैं आपको इस सारी सब्जेक्ट की फैसिलिटी जो है अपने चैनल @EduMasteryM के ऊपर उपलब्ध कराता रहता हूं। लेकिन आपको तो पता है, मेरे परम मित्र हैं सर्वेश सर, जिन्होंने मुझे ऑनलाइन मीडियम से जोड़ा है, और आप उनकी भी वीडियोस जो कि मैथ्स पढ़ाते हैं, आप उनकी भी वीडियोस इस चैनल पे ले सकते हैं। साथ ही साथ आप उनके अपने चैनल सर्वेश मैथ्स क्रांति पे भी जुड़ सकते हैं। और मेरे एक और मित्र हैं जिनका नाम द बेस साइंस है, इस थ्रू वो साइंस की विषयों के वीडियोस उपलब्ध कराते हैं। हालांकि इन दोनों की वीडियोस भी इस चैनल पे उपलब्ध होती है, लेकिन आप इनसे व्यक्तिगत रूप से जुड़ने के लिए आप इनके व्यक्तिगत चैनल्स को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। हाँ, एक और बात, और अहम बात, मेरे वीडियोस के नीचे अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट और किसी भी टॉपिक के ऊपर डाउट्स आती हैं तो आप बिल्कुल लिखिए। हम कोशिश करेंगे कि आपके उन सभी डाउट्स का निराकरण जल्द से जल्द कर सके। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो, आप अच्छे से पढ़ाई कर सके। नमस्कार, जय हिंद।